हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं दीपा गढ़िया एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग पे। तो गाइस, आज मैंने बहुत टाइम के बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। जैसे कि मैं आ गई हूँ अपने ससुराल पे। बीच में ब्लॉग नहीं बना पाई। अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ आधुनिक मधुपालन के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं हूँ उद्यान विभाग के ऑफिस के आगे और यहाँ पे आए हैं बहुत सारे मून बॉक्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो इनके बारे में आपको हम लोग जानकारी देंगे अपने वीडियो के माध्यम से, और वीडियो में बने रहें अंत तक। और अभी जानते हैं मेरे ससुर जी से इनके बारे में, थोड़ी सी इनके क्या क्या फ़ायदे हैं करके उनसे जानते हैं। तो जब ये क्वीन सेल बनाती है, अब जो मधुमक्खी पालक हमारे पुराने से पहले से काम कर रहे हैं, या तो उनसे जानकारी लेनी है। अगर उनको भी नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि फरवरी मार्च में आपको इसको रोज़ चेक करना है। दूसरे तीसरे दिन चेक करना है कि क्वीन सेल तो नहीं बन रहा जिसमें रानी मक्खी को तैयार करते हैं। तो जब आपको लगता है तो वह कम से कम ये लगा लीजिए कि अमूमन जो हम दवा लेते हैं कैप्सूल, तो कैप्सूल के साइज़ का होता है और वो अलग से बनता है। आपको लग रहा है कि ये कैप्सूल टाइप का इनने क्वीन सेल बना दिया है, तो इसका फिक्स टाइम है कि 21 दिन में क्वीन बाहर निकलेगी। ऐसा नहीं कि टाइम बे टाइम है। तो 21 दिन आपको लग रहा है कि आज 18-20 दिन हो चुके हैं, तो आपको सावधान रहना है। और हो सकता है तो इस जिसमें क्वीन सेल बनी है, इस क्वीन सेल वाले फ्रेम को हमें इस नए बक्से में ला करके डाल देना है। यहाँ हम इसको फिट कर देंगे, तो जैसे यहाँ से क्वीन बाहर निकलेगी तो इसके साथ अन्य मधुमक्खियाँ भी इस बक्से में आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कि कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इनको बराबर फ्लोरा या पराग मिल रहा है, फिर ये दोबारा क्वीन सेल तैयार करते हैं, तो इससे हम कई बक्सों को में मधुमक्खी पालन को बढ़ा सकते हैं। ये इसकी तकनीकी वो है, क्योंकि इसका प्रायः मधुमक्खी एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, जो बहुत अनुशासित और एक नियमबद्ध तरीके से अपना काम करती है। तो एक बक्से में किसी भी परिस्थितियों में 2 रानी मक्खी नहीं रहते हैं, एक बक्से में एक ही रानी मक्खी रहती है। यदि आपने इस क्वीन सेल को यहाँ से नहीं हटाया तो ये आपस में ही लड़ना भी शुरू कर देते हैं, जिससे मधुमक्खियों को आपस में नुकसान होता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि एक बक्से में एक ही क्वीन रहेगी और नई क्वीन को हर नए बक्से में हमें शिफ्ट करना है, ताकि ये अपना वंश आगे को बढ़ाते रहेंगे। सब ये है। और दूसरा क्या है, आपको इस पर एक भी ध्यान देना है। मान लीजिए गर्मियों का मौसम आ गया, फिर बरसात है। बरसात में हमको क्या है, इनके भोजन की जो है दिक्कत रहती है कि उसमें फ्लोरा कम रहता है, तो हमें इनको फीडिंग भी देनी होती है। तो फीडिंग देने के साथ साथ आपको इसको एक पटला इसके अंदर लगा रहता है, इसको हम कहते हैं इनर पटल। तो ये इनर पटल का 2-3 किस्म का काम है। नंबर 1, मान लीजिए हमें इनके लिए भोजन कम है, फ्लावरिंग का सीजन गया है, तो इसका एक बर्तन भी आता है जिसमें हम इनको फीडिंग करते हैं, भोजन देते हैं, कृत्रिम भोजन। तो उस समय इस पटल को इस ढंग से लगाना है, एक फ्रेम हटा करके, ताकि इसमें एक गैप मिल रहा है आपको, ये देख लीजिए। इस गैप में ही वो इनका भोजन का पात्र लगाना पड़ता है। और इसमें जैसे हम चीनी है और मडवे के रोटी हैं या इस तरह का गुड़ है, घोल करके इसमें तिनके मिनके लगा करके इसमें फीडिंग डाल देते हैं। ये भी इस पटल का काम है। और दूसरा क्या होता है, सर्दी में जैसे धीरे धीरे ठंडा आ रहा है तो इनको ठंडा भी लगता है। हमें लगता है कि हमारे बक्से में जो है मक्खियों की संख्या कम हो गई है, 3 ही फ्रेम में मक्खी है, तो हम इस पटल को इस यहाँ लगा देंगे ताकि बाकी फ्रेम में इनको ठंडा न लगे। ये इनर पटल है, ये 3 फ्रेम में अगर हमारी मक्खी है तो इसको हम यहाँ लगा देंगे। ये भी इसका एक काम है। और दूसरा, थोड़ा हमें यह ध्यान देना है सर्दियों में कि इसको जो है जाड़ों से बचाने के लिए जब हम पूरे बक्से को रेडी रखते हैं तो इसके ऊपर टाट पट्टी या बोरे से इसको कवर करके, ताकि इनको सर्दी न लगे। उसके बाद क्या है, दूसरा इसका सबसे तकनीकी पहल क्या है, जब हमारे इसमें मधुमक्खी आ जाते हैं तो हमारे जो मधुमक्खी क्या कहते हैं, जहाँ ये सामान तैयार होता है या हमारे जो राजकीय सरकारी संस्थान हैं, उनमें एक मोम शीट आती है और वह मोम शीट मशीनों से बनी रहती है। और यदि हम इस फ्रेम में मोम शीट को लगा देते हैं, तो मोम शीट इसमें चिपका देंगे, तो मधुमक्खी को जो है शहद बनाने में बहुत आसानी होती है। और हर 15 दिन में हम इसमें प्रति बॉक्स जो है 10 से 15 किलो शहद ले सकते हैं, जबकि इसमें मोम शीट लगी हो। और मोम शीट इसमें क्या होता है, ज़्यादा लाभ लेने के लिए एक शहद निकालने की मशीन आती है। अगर हम उस मशीन में इन फ्रेमों को डालते हैं तो हमारे छत्ते को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इससे जो है, जैसे हमने मशीन से शहद निकाल दिया तो छत्ता हमारा सुरक्षित है। फिर हम इस फ्रेम को इस बक्से में डाल देंगे तो
अगले 15 दिन में हमको ये पूरा शहद से भरा हुआ निकलेगा। अमूमन हमारे जो भी परंपरागत मधुमक्खी पालन का काम जो भी किसान हमारे कर रहे हैं या जो मधुमक्खी पालक इस काम को कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी शहद निकालते हैं तो छत्ते को काट देते हैं, क्योंकि मधुमक्खी को सबसे ज़्यादा समय लगता है छत्ता बनाने में। शहद बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसको मोम इकट्ठा करना होता है, फिर अपने शरीर से मोम को तैयार करना होता है, उस मोम से फिर छत्ता बनाना होता है, तो ज़्यादा समय उसका छत्ता बनाने में लगता है। इसीलिए हमारा जो परंपरागत मौन पालन है, जो जाले का या ढाड़े का मौन पालन है, वो हमारे को व्यावसायिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। जबकि ये आधुनिक मधुमक्खी पालन जो है, इसमें अगर हम मोम सीड लगाते हैं और इसका शहद जो है मशीन से निकालते हैं, तो मशीन से निकालने से क्या है कि हमारा छत्ता सुरक्षित रहता है, और छत्ता सुरक्षित रहने से हम फ्लोरा सीजन में हर 15 दिन में इसमें से 10 से 15 किलो शहद प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास 10 बॉक्स 20 बॉक्स हैं, तो आप लगा लीजिए कि इंक्लूड अगर हम 10 किलो प्रति बॉक्स भी करते हैं, तो सीजन में इतना शहद हम इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा सभी कृषक बंधुओं या मधुमक्खी पालक जो भी हमारे लोग हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, मेरा उनसे यह आग्रह है कि हम आधुनिक मधुमक्खी पालन करें और इसको एक व्यवसाय का रूप दें। दूसरा, इसका सबसे जो बेहतरीन लाभ हमें मिलता है, क्योंकि मधुमक्खी अपने आप में परागण का काम करती है। तो जिस एरिया में भी हमारा मधुमक्खी पालन का काम कार्य करते हैं या मधुमक्खी पाली जाती हैं, तो वहाँ जो भी फसलें हम बोते हैं, चाहे सब्जी फसलें हों, धान्य फसलें हों या अनाज वाली दाल वाली फसलें, तो उसमें जो है परागण पर्याप्त मात्रा होने से जो है हमारी उस फसल में भी बेहतर उत्पादन की 100% संभावना बनती है। न्यूनतम इसका जो टेक्निकल आंकड़ा है कि आम जो हमारा अमन उत्पादन होता है, मिनिमम जिसे हम कहेंगे, उससे 20% अधिक उत्पादन इसे मिलता है, क्योंकि इसको सीधे सीधे परागण का लाभ मिलता है। और आपको मैं यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो सेब वाला एरिया है, तो हमें यह बिल्कुल सेब उत्पादकों को हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जब फ्लावरिंग का सीज़न चलता है, फूल आते हैं सेब में, तो हमें किसी भी मधुमक्खी पालक के से अनुरोध करके या स्वयं के मधुमाल जो हम बक्से हमारे पास हैं, तो उनको सेब उद्यानों में स्थापित करना है, ताकि परागण के से हम अधिक से अधिक सेब उत्पादन ले सकते हैं। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेहतरीन अवसर होता है। तो मेरा सभी दर्शकों से या जो भी लोग इसको देखेंगे इस YouTube ब्लॉग में या इससे जानकारी लेना चाहेंगे, तो फरवरी में जब हमारा सेब में फूलों का फ्लावरिंग होता है, तो उसमें हमें अनिवार्य रूप से ये कोशिश करनी है, तो पहले तो अपने बॉक्से लगाने हैं। अगर अपने पास उपलब्ध नहीं है तो हमारे अगल बगल आस पड़ोस में जो भी किसान मधुमक्खी पालन कर रहा है, उनसे बक्से ला करके परागण के लाभ के लिए अपने सेब उद्यान में इनको रखना है, ताकि हमारे उत्पादन में 100% वृद्धि हो। यह भी इसका एक लाभ है। दूसरा, इसमें कुछ सावधानियाँ भी होती हैं, क्योंकि मधुमक्खी का जो हम आपको ये बक्सा दिखा रहे हैं, ये इस तरह से फिट है, तो इसमें कुछ जॉइंट हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि इसके अंदर से कोई चींटी ईटी ना घुसे, क्योंकि इसके अंदर शहद है। तो इससे बचने का एक उपाय होता है कि हम जहाँ बक्सा रखें उसके बगल में इस तरह से पानी का, इस साइडों में पानी का ऐसा बर्तन रखें कि ताकि चींटी या उसको पार करके ही बक्से के पास पहुँचे, तो वह पानी के अगर पार करनी हो तो पानी में डूब जाएगी। एक और दूसरा, जितने भी इसके जोड़ हैं इनमें सारा इसका लिपाई इस ढंग से करना है कि इसके अंदर कोई चींटी ईटी न घुसे, क्योंकि इसके अंदर शहद है और वो उसको नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, इसमें क्या होता है, वर्षा काल में एक मोमी पतंगा होता है, कीड़ा, उसके प्रकोप की ज़्यादा संभावना रहती है। तो हमें बार बार इसको चेक करना है कि इसमें मोमी पतंगा तो नहीं आ रहा है। अगर मोमी पतंगा आता है तो वो हमारे सारे शहद को तो खाता ही खाता है, साथ में मधुमक्खियों को भी नुकसान करता है। तो ये भी हमें वर्षा काल में विशेष रूप से, क्योंकि एक तो उस समय मधुमक्खियों के लिए भोजन कम होता है, दूसरा क्या होता है, नमी जब वातावरण में ज़्यादा रहती है तो जो मोमी पतंगा है वो ज़्यादा आक्रमण करता है, जिससे मधुमक्खियों और शहद को नुकसान होता है। तो इसके लिए हमें ज़रूर सावधानी बरतती है, और अपने नज़दीकी उद्यान विभाग के जो भी हमारे केंद्र हैं, वहाँ से इसके लिए दवा उपलब्ध होती है। तो हमें इसमें दवा का छिड़काव भी उसमें करना होता है, ताकि इसमें मोमी पतंगे का प्रकोप ना हो। और जब भी हम, और इसमें सबसे इसकी जो विशेषता है कि हम जब चाहें इसमें से शहद निकाल सकते हैं। कभी भी हमें शहद की आवश्यकता है तो हम इसमें शहद निकाल सकते हैं। आप एक हल्का कोई फटा पुराना कपड़ा लेकर के हल्का इसमें धुआं करना है, तो धुआं करने से क्या है, मधुमक्खी नीचे वाले तल में चले जाते हैं और आराम से हम इस फ्रेम को निकाल करके शहद निकाल सकते हैं। यह भी इसकी एक खासियत है।
और दूसरा, अगर आपका फ्लोरा सीजन चल रहा है, मधुमक्खियाँ ज़्यादा मात्रा में बक्से में हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो मोम शीट से इनको चिपका देते हैं, ये सारे फ्रेम आपस में चिपक जाते हैं। तो हमें इसके लिए एक चाकू आती है, तो जब भी हम इसको चेक करते हैं तो हमको ये किनारे से जो है मोम को खरोंच करके निकाल करके फ्रेम को फ्री करना है, ताकि फ्रेम आसानी से ऊपर को निकल जाए। तो मेरा सभी मधुमक्खी पालक या जो आगे आने वाले समय में मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि इसको एक वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में इसको जो है अपना करके हम अपना रोज़गार भी सृजन कर सकते हैं। और साथ ही ये दोनों तरफ से मैंने जैसा कि आपको बताया कि परागण की दृष्टि से भी फ़ायदेमंद है और स्वास्थ्य के लिए भी सेहत फ़ायदेमंद है। दूसरी, इसकी जो विशेष तकनीकी जानकारी, अगर हमारा ज़्यादा मात्रा में जो मधुमक्खी पालन है ज़्यादा बक्सों में, तो इसकी जो मोम शीट होती है जिसमें वो छत्ता बनाती है, तो तीसरे साल में 3 साल तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरे साल में वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है, तो उस समय हम इस मोम शीट को निकाल करके जो भी हमारे मोमबत्ती के उद्योग हैं उनमें इस मोम शीट का व्यवसाय भी कर सकते हैं। यह भी इसकी आय का एक साधन है। और इससे ज़्यादा भी अगर हम एक तकनीकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसमें एक रॉयल जेली बनाते हैं मधुमक्खी, जिसमें अंडा देते हैं। अंडे के बाद जब उसका प्यूपा लार्वा तैयार होता है, तो उस खाने में जो है एक रॉयल जेली होती है जो सफ़ेद कलर की होती है, जो मेरे ख्याल से अभी इसमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी 2 से 3 लाख रुपए प्रति किलो उसकी कीमत है रॉयल जेली की। और जो मनुष्य या ह्यूमन बॉडी के लिए हम कहेंगे एक किस्म से अमृत के बराबर महत्वपूर्ण है। तो वो भी इसका एक तकनीकी पहलू है कि हम इसमें से रॉयल जेली भी निकाल करके जो है उसका व्यवसाय कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन तो करेंगे ही करेंगे, दूसरा शहद का भी करेंगे, तीसरा मैंने आपको बताया कि परागण का भी इसका लाभ है, चौथा मैंने आपको बताया कि इसका मोम सीड का लाभ है, और जो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका रॉयल जेली। और रॉयल जेली को अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटी सी हल्की बहुत कम कीमत की मशीन आती है, जिसमें से हम रॉयल जेली को कलेक्ट करके अगर हम इसको मार्केट में ले जाते हैं तो ये 3 लाख रुपया इस समय मेरे को लगता है कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत है। तो हम अगर ज़्यादा मात्रा में मधुमक्खी पालन करते हैं, हमारे पास ज़्यादा बॉक्स हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि जैसे सर्दी का सीज़न है, हमें लग रहा है कि हमारे पास ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं, तो इनको जो है हमें वो भी कराना पड़ता है माइग्रेशन मीन्स हमको जो है मधुमक्खियों को उस क्षेत्रों में ले जाना है जहाँ की इनको उस ऑफ सीजन में फूलों का या पराग की सुविधा मिले। तो इसके लिए माइग्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम 50, 100, 200 बक्सों में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो माइग्रेशन भी इनका होता है। तो माइग्रेशन के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको रात के समय ही माइग्रेट कराना पड़ता है। जब ये रात में क्लोज हो जाते हैं तो उसमें बक्से को बंद करके हम ट्रक या किसी के माध्यम से उस प्लेस तक ले जाएंगे कि जहाँ इनको हमने रखना है। तो उस प्लॉट में रखने से पहले हमें इसका जो है वहाँ भी ये ध्यान देना है कि इनको किस तरह से हमें इनको रखना है फार्म के अंदर और उस फ्लावरिंग क्षेत्र के अंदर। और तो इसका भी हमें ध्यान देते हुए फटाफट बक्से को हम तब माइग्रेट वहाँ कराएंगे, जिससे कि इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिले और हमें शहद या अन्य जो हमने आपको बताया उसका लाभ भी हमें मिल सके। और कम से कम मिनिमम एक बक्से से दूसरे बक्से की दूरी 4 फीट होना इसका बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको ये बताया शुरू में कि मधुमक्खी जो है घर को नहीं पहचानती है, मधुमक्खी पहचानती है डायरेक्शन को। मधुमक्खी का बक्सा हमने किस डायरेक्शन में लगा रखा है, जिस डायरेक्शन में मधुमक्खी उड़ती है उसी डायरेक्शन में वापस भी आती है। और दूसरा इसका एक विशेष गुण है कि एक बक्से की मधुमक्खी दूसरे बक्से में कदापि नहीं जाती है। यदि वह चले भी जाती है तो वह मधुमक्खी दूसरे बक्से की मधुमक्खी उसको काट देते हैं या मार देते हैं। तो आप इस भ्रांति में न रहें कि ये एक दूसरे बक्से में जाते हैं। तो एक घर की मधुमक्खी दूसरे घर में कदापि नहीं जाती है। तो हाँ, ये है। तो मेरा सभी दर्शकों से या कृषकों से या मधुमक्खी पालन करने वाले जो भी हमारे किसान बंधु हैं जो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में अपनाइए। और आज बढ़ती बेरोजगारी में हम मधुमक्खी पालन है और आपका गाय का जो अच्छी नस्ल की गाय है उनका पालन है और बेमौसमी सब्जी उत्पादन है, और जैसे बंदरों का जंगली जानवरों का नुकसान है तो फूलों की खेती है। ये वैकल्पिक व्यवसाय लेकर के हम अपने रोज़गार में और आर्थिकी में वृद्धि कर सकते हैं। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आने वाले फरवरी मार्च में जो है मधुमक्खी का जो बकछूट का सीज़न आता है, तो बॉक्स यहाँ पर जो है उद्यान विभाग में सभी जगह
उपलब्ध हैं, जिस पर राहत सहायता भी प्रदत्त की जा रही है सरकार द्वारा। आप ज़रूर इस मौसम में जरूर कम से कम 2-2, 4-4 बक्सा यहाँ से ख़रीद करके लगाइए और मधुमक्खी के व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। और जैसा कि हमारी सरकार का भी ये मंशा है कि मधुमक्खी व्यवसाय को जो है व्यावसायिक रूप से अपना करके जो है स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ज़रूर इस मधुमक्खी पालन को अपनाइए, और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिए उसमें हम आपको इसका बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करेंगे कि तकनीकी जानकारी मुहैया करा सकें। धन्यवाद। सबसे पहले कैसे जाएगी, मतलब जैसे हमने इसको सेट कर देना है तो मक्खी कैसे अंदर घुसेगी?